ठीक है गाइस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो एक और प्रॉपर्टी होती है लाइट की, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक सरफेस है, ये लाइट आई, ये इस पे टकराई और बाउंस बैक करके कहां चलेगी, वापस। तो ऐसा तब होता है जब जो सरफेस है वो पूरा पॉलिश्ड हो। क्या हो, पॉलिश्ड, बहुत स्मूथ हो और पॉलिश्ड हो। तो लाइट उसके आर पार, उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। लाइट आएगी, उससे टकराएगी और वापस चली जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा मटेरियल ले लूं जो ट्रांसपेरेंट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट। अब जैसे मैंने चश्मे डाले, इसका लेंस क्या है, अंदर से ट्रांसपेरेंट। तो अब लाइट कैसे करेगी, ये लाइट, अब ये देखो, ये लेंस है चश्मे का, ये लाइट आएगी एक साइड से और इसके ग्लास के अंदर से ट्रेवल करेगी और इसके आर पार हो जाएगी, मतलब इसके थ्रू पास करके आगे चले जाएगी। लेकिन जब लाइट ऐसा करेगी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, तो कुछ उसकी स्पीड में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, लाइट की स्पीड में। अब आपको पता है कि लाइट सन से यहां अर्थ तक पहुंचती है, यस और नो। अब सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, उसमें कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, मतलब उसमें कोई भी मैटर मौजूद नहीं है। तो अब मैटर नहीं है तो लाइट तो आपकी किसी मटेरियल, एयर, गैस या सॉलिड, किसी मटेरियल के अंदर से भी ट्रेवल कर लेती है। और अगर वैक्यूम है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो वहां से भी लाइट ट्रेवल कर लेती है। लेकिन बात ये होती है कि लाइट ओपेक मटेरियल से ट्रेवल नहीं कर सकती। ओपेक मतलब जो जिसके आर पार दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो तो उससे ट्रेवल कर सकती है। दूसरी बात ये आती है कि हर मीडियम के अंदर एटम्स की डेंसिटी अलग होती है। अब जैसे सिंपल सी मैं तुम्हें बात पूछूं, सिंपल सी बात, एक सड़क पे तुम चलो, मॉल रोड पे हो, तुम मॉल में चल रहे हो और भीड़ कम है, बहुत कम लोग हैं मॉल पे, तो तुम तेज भाग पाओगे ना, बढ़िया। लेकिन इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतने लोग भरे पड़े सड़क पे कि सांस लेने की जगह नहीं, तो तुम भाग पाओगे तेज, दिक्कत आएगी ना। उस प्रकार अगर मैं बात करूं, वैक्यूम है, ऊपर स्पेस में वैक्यूम है, तो वहां कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, खाली है, पूरा स्पेस एम्प्टी है। तो वहां से लाइट सबसे तेज जाएगी, सबसे तेज। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम। अब थोड़ा एयर में आ जाते हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर कर गई, तो वहां पे एयर के पार्टिकल्स है, यस और नो। अब वो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में, अब गैसियस स्टेट में वो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो उन, मतलब आपको पता है कि गैस फॉर्म में एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होंगे, डेंसिटी कम रहेगी। तो लाइट थोड़ा उसमें भी बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी, बट जितना फास्ट वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करेगी उतना तो नहीं करेगी, उससे थोड़ी स्लो हो जाएगी। फिर आप किसी और ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट ले लो, आप ग्लास ले लो। अब ये ग्लास क्या है, क्या है ये, देखो आवाज आ रही है, क्या ये सॉलिड है। अब ग्लास सॉलिड है, अब है तो ट्रांसपेरेंट। अब ग्लास सॉलिड है, तो एयर के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो ग्लास के पार्टिकल्स और टाइटली पैक्ड है, तो उसमें लाइट की स्पीड और स्लो हो जाएगी, डायमंड में और भी स्लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। और इसमें एक कंसेप्ट आता है कि जब लाइट, अगर किसी मीडियम से लाइट बहुत तेज जा रही है, फुल स्पीड पे जा रही है, मैक्सिमम कितनी स्पीड पे जा सकती है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में कवर कर लेती है लाइट। और किसमें करती है, वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट होती। अब क्या है कि जैसे जैसे लाइट स्लो होगी किसी और मीडियम में, अब जैसे ग्लास में लाइट स्लो है, अगर वैक्यूम से कंपेयर किया जाए, वैक्यूम और ग्लास को कंपेयर किया जाए, दो मीडिया है। अच्छा एक चीज याद रखना, सिंगल मीडिया को मीडियम बोलते हैं, और दो हो तो उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उनको, मीडिया। मीडिया दो मतलब प्लूरल हो, प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा मीडियम से मीडिया बोलते हैं। सिंगल मीडियम, प्लूरल मीडिया। तो अगर मेरे पास दो मीडिया है, मैं ले रहा हूं वैक्यूम और ग्लास, कंपेयर कर रहा हूं, तो लाइट किसमें फास्ट है, वैक्यूम में। किसमें स्लो है, ग्लास में। तो जिस मीडियम में लाइट तेज है उसे बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, RARER, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिसमें लाइट स्लो है उसे बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो लाइट तेज गई, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम।
लाइट स्लो गई किसी मीडियम से तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब वैक्यूम और ग्लास का कंपैरिजन चल रहा है, ये वैक्यूम ये ग्लास, वैक्यूम में लाइट बहुत तेज है, ग्लास में स्लो है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या हुआ, वैक्यूम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ग्लास। अब ग्लास को कंपेयर करते हैं वाटर से, ये ग्लास ये वाटर, ग्लास में लाइट क्या है फास्ट और वाटर में क्या है थोड़ी, सॉरी ग्लास में क्या है स्लो, वाटर में क्या है फास्ट, तो वाटर ऑप्टिकली रेयर और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर। अब ग्लास को डायमंड से कंपेयर करते हैं, तब अब इस केस में ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो फास्टर हो जाएगी, क्योंकि डायमंड में उससे भी ज्यादा स्लो लाइट जाती है। तो इस केस में ग्लास जो हो जाएगा, कंपैरिजन हो रहा है आपस में कौन से मीडिया का, डायमंड और ग्लास का। तो डायमंड के अंदर लाइट स्लो जा रही है, कंपैरिजन करें ग्लास में लाइट फास्ट जा रही है, तो ग्लास क्या हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर, और यहां पे आपका जो डायमंड है वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी लाइट किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, इन शॉर्ट जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि सर मान गया आपने बोला कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी चेंज करती है अपने पाथ को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, मान गए, पर इसका असर क्या देखने को पड़ता है, इसका असर देखने को ये मिलता है कि लाइट बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, और वो क्यों बेंड होती है, रीजन क्या है बेंड होने का, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और इस वजह से वो बेंडिंग करती है, और इसकी बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। The phenomena when a beam of light travels from one medium into another and bends due to a change in its speed, due to a change in its speed, speed change हो रही है, इस वजह से वो बेंड कर रही है, it is called refraction of light. What is the cause of refraction? कारण क्या है, अभी बताया कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करती है तो बेंड होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से वो बेंड हो जाती है। Light travels with different speeds in different media. So when light travels from one medium to another medium, due to a change in its speed, it experiences bending in its path. अब एग्जांपल देखो, आप देखो ये एयर और ग्लास है, क्या है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है और इनके बीच की ये बाउंड्री है। अब क्या होगा, ये AO क्या है, ये इंसिडेंट रे है, AO क्या है, इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे यहां पर आई और ये जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक इमेजिनरी लाइन है इमेजिनेशन में, जो हमारा प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री पर, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल। और आप नोटिस कीजिए, वैसे तो ये रे कैसी जानी चाहिए थी, ऐसे क्या जानी चाहिए थी, स्ट्रेट, बट ये बेंड हो गई, क्या हो गई, बेंड, क्योंकि ग्लास में जो है एयर और ग्लास में कंपेयर करें तो लाइट किस में फास्टर है, एयर में, और ग्लास थोड़ा टाइट होता है तो ग्लास के अंदर लाइट क्या हो जाएगी, स्लो। तो यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हुआ एयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ ग्लास। तो ये क्या है, और ये जो रे है इंसिडेंट रे है, और बेंड होने के बाद दूसरे मीडियम में जो रे गई वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। नोटिस कीजिएगा यहां पर इंसिडेंट रे का एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दोनों एंगल इक्वल कभी भी नहीं होते। अब जैसे रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन में क्या देखा था, ये इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट करके कहां चली जाएगी, वापस। तो रिफ्लेक्टेड वाली जो रे थी उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था दोनों सेम होते थे हमेशा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा। अब मान के चलते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री और नीचे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, तो उस हिसाब से तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर ये लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब बेंडिंग हुई ही नहीं, और बेंडिंग नहीं हुई लाइट की इसका मतलब रिफ्रैक्शन ही नहीं हुई, तो पूरा पॉइंट ही खत्म हो जाता है ना रिफ्रैक्शन का। फिर इसीलिए जब भी लाइट रिफ्रैक्शन होती है लाइट में वो हमेशा बेंड करेगी,
जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा डिफरेंट होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें रियल लाइफ में कहां देखने को मिलती है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ क्लियर स्काई, जो रात को तारे चमचमाते नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। अब उसके डेप्थ में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, या फिर अब ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। स्विमिंग पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन व्हाट इट एक्चुअली इज। एक्चुअली क्या होता है, स्विमिंग पूल को जब आप ऊपर से देखते हो आपको लगता है ये तो 3 फुट गहरा है, अंदर कूदते हो तो पूरे अंदर चले जाते हो, 5-6 फुट का बंदा अंदर चला है, तो ये क्या हुआ भाई, ये ऊपर से तो बड़ा कम गहरा लग रहा था। वो एक्चुअली क्या होता है, जो स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है उससे जो लाइट रेज ऊपर आ रही होती है, फिर जब वो वाटर से बाहर निकलती है एयर में तो वो बेंड हो जाती है, तो आपकी आई को जो उसकी इमेज है वो थोड़ी ऊपर बनती हुई दिखती है। जैसे अभी पेंसिल वाला भी देखेंगे, रेनबो फॉर्मेशन, स्काई में जब बारिश होती है उसके बाद हल्की हल्की जब धूप आती है तो एक रेनबो दिखाई देती है। पूरा रेनबो कैसे बनती है, कैसे बनती है रेनबो, ये ह्यूमन आई वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े। रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। A pencil partially immersed in water appears to be bent। ऊपर देख रहे हो, इस पेंसिल को आधा मैंने वाटर में डिप किया है, तो ये कैसी दिख रही है आपको, बेंट दिख रही है। और ऐसा ट्राई कर लेना, 100% आपको कोई कांच का ग्लास लेकर पानी भर के पेंसिल डालना, पेन डालना, जो भी है उसमें देख लेना, वो आपको बेंट ही दिखेगा। इज इट क्लियर? सो ये क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसको आगे डायग्राम में समझेंगे। कैमरा के लेंसेज, अरे कैमरा क्या, ये जो देख रहे हो जो स्क्रीन आ रही है, ये जो इमेज आ रही है प्रोजेक्टर से आ रही है, और देखो प्रोजेक्टर लगा है, अब प्रोजेक्टर के अंदर जो लेंस है उससे भी क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन। कैमरा लेंस, प्रोजेक्टर लेंस, आई ग्लासेस, ये जो मैंने पहने आई ग्लासेस, इसका लेंस भी क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन। तो ये रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन का यहाँ इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया? अब एयर या वैक्यूम, अब देखो गाइस, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे फास्ट लाइट जाती है आपकी वैक्यूम में, और एयर में थोड़ा सा स्लो जाती है। मान के चलो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, जो सबसे फास्टेस्ट लाइट जा सकती है वैक्यूम में जाती है, कितनी स्पीड से जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एयर में जाती होगी 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो फर्क है, पर बहुत कम फर्क है। इसीलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभार हम एयर और वैक्यूम में, क्या गाइस, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को बराबर मान के चल लेते हैं। तो सबसे फास्ट लाइट किस में चलेगी, एयर और वैक्यूम में, क्या स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आइस में थोड़ी स्लो हो जाएगी, 2, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड, देख रहे हो। आइस क्या होता है, वाटर का सॉलिड स्टेट, तो 2.29 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा और स्लो हो जाएगी लाइट किसमें, वाटर में, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेजिटेबल ऑयल, अरे घर में जो रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है जिसमें तुम तड़के वगैरह लगाते हो, उसके अंदर भी लाइट ट्रेवल करेगी बट और स्लो हो जाएगी, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास, ग्लास माने कांच, एक खिड़कियों में लगा है जो ग्लास, ये भी कितना, 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास से भी स्लो किसमें, रूबी। एक्चुअली रूबी क्या होता है, अरे यार वो अंगूठियां वगैरह होती है ना, उसमें क्रिस्टल्स डलते हैं अलग अलग, तो रूबी एक स्टोन होता है जो ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है ना। तो रूबी के अंदर लाइट और स्लो हो जाएगी, क्या स्पीड से जाएगी, 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा स्लो किस में से जाएगी लाइट, डायमंड, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या कहा था, जब किन्हीं दो मीडियम को कंपेयर किया जाए, जिसमें लाइट फास्ट है वो ऑप्टिकली रेयर है, जिसमें लाइट स्लो है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो मैं अब इनमें से कोई रैंडमली 2 मीडिया सिलेक्ट करूंगा एंड आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्टिकली रेयर है और कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है। शुरू करते हैं। Okay, I select Mr. Ronik. Yes. Ruby and Diamond. Sir, diamond से optically denser और ruby optically हाँ जी, क्योंकि रूबी में लाइट फास्टर है। गुड। अच्छा, मिस्टर मयंक, ग्लास एंड आइस। Sir, ice is optically rare. एक सेकंड, माइक पर बोलो, बताओ, ऐसे ही बोल दो, बोलो आइस इज। Sir, ice is optically rare.
glass is optically denser. ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, ओके। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड स्लो है और आइस में फास्ट है। अच्छा दक्षवीर मचान, ग्लास एंड लेट्स कीप इट रूबी एंड एयर, Sir, बताओ। sir, air is optically rarer and ruby is optically denser. हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का, ये आपको समझ आ गया। तो ये डिफरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने टेबल में मेंशन कर रखी है। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो लॉज है, पहला लॉ क्या है, क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, तो ये क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब समझते हैं अभी, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर मैं कोई दो मीडिया सिलेक्ट कर लूं, जैसे मैंने एग्जांपल में कौन से मीडिया सिलेक्ट कर लिए, एयर और ग्लास। क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने, एयर और ग्लास। और इस यूनिवर्स में मैं मार्स पे पहुंच जाऊं चाहे मैं दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाऊं, ये एयर और ग्लास मीडिया जो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, यही दो मीडिया में कहीं भी लेके एक्सपेरिमेंट कर लूं, तो ये लाइट की रे कहां से आ रही है, मीडिया वन क्या है, मीडियम वन एयर, इंसिडेंट रे। ये बाउंड्री है दोनों की, दोनों मीडिया के बीच की बाउंड्री है, इसे क्या बोला जाएगा, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड कर गई और रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में चली गई, ग्लास में। अब जो ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, और नीचे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, इन दोनों एंगल को मेजर कर लो, उसके बाद इनका साइन निकाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मान लीजिए ऊपर एंगल है 40, नीचे 30, तो साइन ऑफ 40 डिग्री और नीचे साइन ऑफ 30 डिग्री, और दोनों के साइंस निकालने के बाद दोनों के साइंस को डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर। तो डिवाइड करके कटिंग वगैरह करके पूरा लोएस्ट फॉर्म में उसको लाकर एक आपके पास नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और वो नंबर हमेशा सेम रहेगा। क्या मतलब बोलने का मतलब ये, मान लो एयर और ग्लास के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो आ रहा है, उनके साइंस का जो रेशो आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर, वो आ रहा है मान लो 1.5। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1.5 आ रहा है। तो अगर मैं इंडिया में हूं और मैंने एयर से ग्लास के अंदर लाइट भेजी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर किया, फिर उनका साइन निकाला और साइन आए और साइन आर को डिवाइड किया, 1.5 आएगा। अमेरिका जाके भी मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लूं, 1.5 ही आएगा। मैं अर्थ के बाहर चला जाऊं किसी और प्लेनेट पे, तब भी 1.5 आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो मीडिया है, एक पेयर है मीडिया का, कोई भी दो मीडिया है, कोई भी, उनके अंदर लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो साइन होंगे, उनका रेशो जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, उन दोनों मीडिया के लिए सेम कांस्टेंट आएगा। वो इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ कभी चेंज नहीं करेगा। अब फिर से पढ़ो इस लॉ को, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्या मतलब, एक्सप्लेनेशन, if we take the sign of angle of incidence, that is sin I, and the sign of angle of refraction, which is sin R, and divide them to find their ratio, the ratio obtained will be universally constant for the given pair of medium। मतलब एयर और ग्लास के बीच में यही रहेगा रेशो। ये बात समझ में आ गई। दूसरा लॉ क्या है, अब देखो इंसिडेंट रे कहां पॉइंट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। रिफ्रैक्टेड रे कहां से निकल रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां लाई करता है, एयर और ग्लास के बीच की बाउंड्री, यानी कि प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब किस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन। अगला लॉ क्या है, the incident ray, the normal, the point of incidence and the refracted ray all lie on the same plane। देखो क्या, the incident ray
द नॉर्मल, है ना, द रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन में। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं। प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जो दो मीडियम के बीच की बाउंड्री, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, जो लाइट की रे फर्स्ट मीडियम से आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। The ray of light that is traveling from first medium to the second medium is called the incident ray. The ray of light that travels into the second medium after refraction, रिफ्रैक्शन होने के बाद, लाइट बेंड होने के बाद जो सेकंड मीडियम में लाइट की रे ट्रैवल कर रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, the point on the boundary of the two media where the incident ray strikes and refraction takes place is called the point of incidence. नॉर्मल बिल्कुल रिफ्लेक्शन में से किया था, बिल्कुल वैसे एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगी, लेकिन प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी। इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताना पता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गाइस अब अपनी कमर कस लो, ये टॉपिक थोड़ा समझने में टेढ़ा है पर है इजी, एक बार समझ आ जाए फिर भूलोगे नहीं। शुरू करते हैं, होता क्या? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब आपको दो मीडिया दिया, कोई भी दो मीडिया दिया, कंपैरिजन करना आपस में। फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है और सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, दोनों को क्या करना है? बस डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद आपके पास एक रेशो आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? एक रेशो। अब इस रेशो को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऐसे रेशो नॉर्मल निकाल के चलते हैं। ऐसे मान लो मेरा वेट है 100, मान लो मेरा वेट है 100 kg, इसका वेट है 50 kg। अब सुनते रहो, माई वेट 100 न्यूमरेटर में ले लिया, माई वेट 100 kg न्यूमरेटर में ले लिया, डिवाइडेड बाय इस बच्चे का वेट 50 kg डिनोमिनेटर में। तो 100/50 क्या रेशो आएगी? 2। तो इससे 2 रेशो आ रही है, 1 से बड़ी रेशो आ रही है ना, 2 आ रहा है। नंबर क्या आ रहा है? 2। 100/50 क्या आ रहा है? 2। 1 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब मेरा वेट उससे 2 टाइम्स ज्यादा है। अब उल्टा कर लेते हैं, इस बच्चे का वेट 50 kg न्यूमरेटर में ले लेते हैं और मेरा वेट डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो 50/100 क्या बनेगा? 1/2। डेसिमल में क्या होगा? 0.5। तो ये रेशो कितनी है? 0.5। 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। इसका मतलब उसके वेट को मेरे वेट से कंपेयर किया जा रहा है, तो उसका वेट मेरे वेट का 0.5 टाइम्स है या हाफ है, ऐसा बोल सकते हैं। अब मान लो यहाँ एक और बंदा है, वो भी 100 kg वेट है उसका। अब हम दोनों के वेट को डिवाइड करो, 100/100 क्या आ रहा है? 1। इसका अब रेशो अगर 1 है मतलब हम दोनों का वेट क्या है? इक्वल। रेशो 1 से बड़ी है तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर से वाली वैल्यू से बड़ी है। और अगर रेशो 1 से छोटी आ जाए, 0.8, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटी आ जाए रेशो, इसका मतलब न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से छोटी थी। बात समझ में आई? तो रेशो से क्या पता लगता है हमको? क्या हम दो चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी बड़ी है? फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट है 150, इसका वेट है 50। 150/50 क्या रेशो आई? 3। तो मेरा वेट उससे कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा। मेरा वेट है 150, इस दूसरे बंदे का वेट है 75। 150/75 क्या रेशो आई? 2। तो इस दूसरे बंदे से मेरा वेट कितना है? 2 गुना ज्यादा। तो मुझे ये तो पता लग रहा है कि कौन सी किसका वेट ज्यादा है, पर साथ साथ मुझे ये भी पता लग रहा है कि कितना ज्यादा है। एग्जैक्ट मुझे मेजरमेंट मिल रही है, मैं मेजर कर पा रहा हूं कि दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है, और मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है, और साथ में ये भी पता लग रहा है कि वो कितनी बड़ी है। अब कहने को मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं आपसे एज में बड़ा हूं, ठीक है, वो तो देखकर लग जाएगा पता, लेकिन एग्जैक्टली कितना बड़ा हूं वो तो मैं तभी पता लगा पाओगे ना जब मैं तुम्हें अपनी एज बताऊंगा और तुम मुझे अपनी एज बताओगे, फिर हम अपनी एज को माइनस करेंगे, फिर एक नंबर आएगा, फिर पता रहेगा अच्छा आप इतने बड़े हो मुझसे। एग्जैक्ट वैल्यू भी तो पता लगानी है।
ये तो पता लगा लोगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, पर कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा वो एग्जैक्ट वैल्यू भी तो पता लगानी पड़ती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक रेशो है जिसमें हम दो मीडियम में लाइट की स्पीड लेते हैं और उनकी लाइट की स्पीड को क्या करते हैं? डिवाइड। और रेशो जो आती है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि किस स्पीड में लाइट कितनी तेज है और किस स्पीड में किस मीडियम में लाइट कितनी तेज है और किस मीडियम में लाइट कितनी स्लो है। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस। सॉरी, समझे? यूनिटलेस। अपर दे द रेशो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशो, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशो, इट डज नॉट हैव एनी, रिमेंबर 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने टाइप के होते हैं? दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या करते हैं? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम to the speed of light in a given medium is called the absolute refractive index of that medium. Here the first medium is fixed to be air or vacuum. तो first medium को fix करना है। first medium को क्या मान के चलेंगे? air या vacuum. And second medium is the one whose absolute refractive index we wish to calculate. Let the first medium be air. तो first medium को क्या मान लिया है और उसके लिए सिंबल क्या यूज कर रहा हूं? A. एंड द सेकेंड मीडियम बी एनी मीडियम एम। अब हमने ऊपर देखो यहाँ पे कितने सारे मीडियम पड़े थे, ये दिख रहे हैं? तो फर्स्ट, अब देखो होता क्या, रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम में होती है, मीडियम में रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम में होती है। पहला मीडियम, ये बाउंड्री है दोनों के बीच की, मान लो ऊपर एयर है नीचे डायमंड है, ऊपर एयर है नीचे डायमंड है और ये बीच की बाउंड्री है। तो एयर से लाइट आ रही है तो एयर कौन सा मीडियम हुआ? फर्स्ट। और जा किस में रही है? नीचे डायमंड में, तो ये कौन सा मीडियम हुआ? सेकंड। कभी तीन मीडियम के बीच में हो सकती है रिफ्रैक्शन, एक साथ नहीं हो सकती ना। ऐसा हो सकता है कि ये एयर है फिर डायमंड है फिर नीचे दोबारा एयर है, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगी ना। पहले एयर से डायमंड में जब जाएगी तब होगी और फिर जब डायमंड से दोबारा एयर में जाएगी फिर दूसरी बार तब होगी। बट एट द सेम टाइम तीन मीडियम में तो नहीं ना घुस सकती लाइट। एक गिवन मोमेंट ऑफ टाइम में लाइट एक मीडियम से आएगी और दूसरे में जाएगी, तो रिफ्रैक्शन हमेशा कितने मीडिया के बीच में होगी? दो। तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसे बोलते हैं फर्स्ट मीडियम और जिसमें अंदर जा रही है उसे बोलते हैं सेकंड मीडियम। अब गेम क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? क्या गेम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? जो सेकंड मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट जा रही है, जो सेकंड मीडियम है वो कोई भी ले लो, अपनी मर्जी का, ग्लास ले लो, रूबी ले लो, डायमंड ले लो, वेजिटेबल ऑयल ले लो, जो मन करे वो ले लो। लेकिन जो पहला मीडियम है जिससे लाइट आ रही है, जो फर्स्ट मीडियम है बाउंड्री के ऊपर वाला जिससे लाइट आ रही है, उसको फिक्स कर दो वैक्यूम। वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड को हम इस चैप्टर में बराबर मान के चलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि लाइट एयर से आ रही है या फिर मैं बोलता हूं लाइट वैक्यूम से आ रही है, आप सेम मान के चल लो। ये बात समझ में आई? तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो सेकंड मीडियम ले लेना है अपनी मर्जी का कोई भी मीडियम, और फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट आ रही है वो फिक्स है, वो क्या रहेगा हमेशा? एयर और वैक्यूम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि भाई क्या होता है, दो मीडिया में लाइट की जो स्पीड है उसकी रेशो है कि नहीं? यही पढ़ा ना हमने। अब क्या करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? देखो अब कई बुक्स में ना गाइस ये सिंबल न्यू है, क्या है? ये ग्रीक सिंबल। कईयों में म्यू भी होता है, मतलब ऐसे यू होता है और उसमें एक पूंछ बनी होती है, यू पूंछ बनी होती है, तो दोनों सिंबल चलते हैं। बट हमारे 10th में सीबीएसई में कौन सा सिंबल यूज किया बुक में? न्यू। जब आप +1 +2 में इस सेम टॉपिक को पढ़ोगे, वहां पे आपका टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स, तब सिंबल चेंज हो जाएगा, म्यू हो जाएगा तब बुक्स में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, इट आफ्टर ऑल इज जस्ट अ सिंबल, कंसेप्ट की बात है। ओके, तो सी क्या है? क्या है सी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सबसे तेज होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या लिया हमने? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो सेकंड मीडियम जो है जिसमें लाइट जा रही है, उसके अंदर लाइट की जो स्पीड है उसको क्या लेना है? Vm।
यानी कि v माने स्पीड ऑफ लाइट और m माने इन मीडियम। अब अगर सेकंड मीडियम ग्लास हो तो मैं क्या बोलूंगा, vg स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर सेकंड मीडियम डायमंड है तो मैं क्या बोलूंगा, vd स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर सेकंड मीडियम ऑयल है तो मैं क्या बोलूंगा, vo स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को वैसे va बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए वैसे, va, बट उसके लिए एक स्पेशल सिंबल यूज होता है, वो क्या है, कर्सिव c, स्मॉल c, लोअर केस c। बात समझ में आई? तो फर्स्ट मीडियम कौन सा है हमारा, फिक्स्ड, वैक्यूम और एयर। और सेकंड मीडियम कौन सा है हमारा, जिसमें लाइट जा रही है, जो हमारे मन का है, कोई भी हमारा चॉइस का ले लो। तो सेकंड मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और जो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड है उसको क्या ले लेंगे, न्यूमरेटर में, और डिवाइड कर दो। कुछ भी रेशो आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, जो भी आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप ये मेजर कर सकते हो कि जब दो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो किस में लाइट तेज जा रही है, और साथ साथ ये भी बता सकते हो कि कितना तेज जा रही है। अब फॉर एग्जांपल सुन के देखो, बड़ी मस्त बात है। अगर मैं बोलता हूं कि एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मान लो वैल्यू आ गई 1.5, क्या आ गई 1.5। इससे हमें क्या पता लगा, क्या मतलब इसका 1.5 का, इसका मतलब ये है कि जितनी स्पीड से लाइट एयर में जाती है वो स्पीड 1.5 गुना ज्यादा है उस स्पीड से जिससे वो ग्लास में जाती है। यही लगा ना पता इससे, है कि नहीं? अब दूसरा केस करते हैं। फर्स्ट मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, डायमंड का। किसका निकलेगा, डायमंड का। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और कट के आ गया 2.5। कितना आ गया, कितना आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, 2.5। कैसे निकाला आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, 2.5 आ गया। क्या आ गया 2.5 आपके पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.5 आ गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि लाइट जिस स्पीड से एयर में ट्रेवल करती है वो 2.5 टाइम्स ज्यादा है उस स्पीड से जिससे वो डायमंड में ट्रेवल करती है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देसी भाषा में बात करें तो वो कुछ नहीं है, वो बस एक कंपैरिजन है कि लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में एयर के मुकाबले कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। क्योंकि एयर में लाइट सबसे तेज चलती है। मैं बार बार एयर बोल रहा हूं, तुम वैक्यूम भी मान सकते हो क्योंकि इस चैप्टर में एयर और वैक्यूम को सेम लेके चल रहे हैं। तो बस हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये मेजर करना चाह रहे हैं कि किसी गिवन मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर के मुकाबले कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है। और एयर से ज्यादा फास्ट तो किसी में हो नहीं सकती क्योंकि एयर और वैक्यूम में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है और इक्वल भी नहीं हो सकती। आप अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा? ऐसा कौन सा मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा? कोई एनीवन? अरे भाई, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए तब कट के रेशो क्या आती है, 1। कहने का अर्थ यह हो जाएगा कि न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट एयर की ली है 3 × 10⁸ और डिनोमिनेटर में जो भी मीडियम हम लेंगे उसमें भी लाइट की स्पीड क्या हो जाए 3 × 10⁸। तो कट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा? तो इससे पता नहीं लगता कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वो एयर खुद ही है या वैक्यूम खुद ही है। और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा कभी नहीं होगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट वैक्यूम से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही है।
तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर में लाइट की स्पीड एयर की ले लेंगे या वैक्यूम की और डिवाइड करेंगे, और जो रेशो आएगी वो हमेशा 1 से, ना वो 1 के इक्वल आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी, वो हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। और 1 से जितनी बड़ी आएगी इसका मतलब लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही ज्यादा कम है। अब देखो यहां पे एक टेबल है, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? क्योंकि वो कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 1 ही आएगा कट के, कॉमन सेंस। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का क्या है? 1.31। इसका मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड आइस में उससे 1.3 टाइम्स ज्यादा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33। तो जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है वो लाइट की स्पीड जो वाटर में है उससे 1.33 टाइम्स तेज है। देखो सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का 2.42। इसका मतलब कि जो लाइट की स्पीड डायमंड में है उससे 2.42 टाइम्स फास्टर लाइट किस में ट्रेवल करती है? एयर में। तो इससे क्या पता लग रहा है? सीधा रट्टा अगर मारना हो कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा लाइट उसमें उतनी ही स्लो, और जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम लाइट उसमें उतनी ही तेज। तो बात समझ में आ गई सबको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसके बाद जो दूसरा आता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अब घर से नोट से पढ़ के लाना कहां तक? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक।